हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। और हम पढ़ रहे हैं पहले केमिस्ट्री के पोर्शन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन को हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन को अपन समझ चुके थे। लास्ट में अपन ने डिस्कस करा था क्रिस्टलीकरण क्या होता है। और आज की जो अपनी क्लास है वो मैं शुरू करूंगा रासायनिक परिवर्तन से। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में आप कहेंगे केमिकल चेंजेस। तो आप सभी अपनी कॉपी के अंदर जहां कहीं भी नोट्स बना रहे हैं आगे हेडिंग डालेंगे केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन की, और समझेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आप अपना लिखना शुरू करेंगे तो इसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। लिखेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन में एक या उससे अधिक भी, यानी दो तीन चार भी, तो एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली एक या एक से ज्यादा जो है हमारे नए पदार्थ, नए प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे बनते हैं और हमें नए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अब इसके अंतर्गत लिखिएगा कि ये, मैं अभी पूरा है ना इसका कंपैरिजन भी करवाऊंगा भौतिक परिवर्तन से, पर एक बार आप इसके अंतर्गत लिखिएगा। तो लिखिए ये अनु उत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल, अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो हमारे जो रासायनिक परिवर्तन है वो कैसे होते हैं, अनु उत्क्रमणीय होते हैं, इररिवर्सिबल जो है चेंजेस होते हैं। यानी क्या होगा इसका मतलब, हम क्रियाकारकों से उत्पाद तो बना देंगे लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है। चलो इसके बाद में आगे अपन लिखते हैं। तो इस परिवर्तन को, जो रासायनिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हो। क्या? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जो है मैक्सिमम टाइम केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन तभी आएगा जब आपके क्या हो रहा होगा, तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन जो है आपका चेंजेस आने वाले हैं वो तभी आते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया हो, केमिकल रिएक्शन होगी तभी आएगा। तो इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक। चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के रासायनिक यानी कि केमिकल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। गुणों में परिवर्तन होता है। मैं बिल्कुल आपको जो है ऑफलाइन वाली फील दिलवाने के कारण ही लगातार बोलते भी जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको लिखवाते भी जा रहा हूं। देखिए पीडीएफ बना करके या जो है पीपीटी बना करके मैं यहाँ लेकर के आ जाऊं तो मुझे नहीं लगता उसका कोई सेंस है, क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल सामने लिखा हुआ रहेगा
और मैं बोलते जाऊंगा हाँ बेटा लिखो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये होता है वो होता है, मजा नहीं आता फिर, है ना। रियल पढ़ाई तो तभी है जब मैं आपके साथ में लिखूं आगे आपके, तो आपको पता चले कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें क्या होता है, एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ जो है हमारे सामने बन करके आएंगे। वो कैसे बनेंगे वो भी सिखाया जाएगा। और ये अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका उत्पाद बन गया वो बन गया, अब वापस आप जो है क्रियाकारक नहीं बना सकते। साथ ही साथ इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कहीं पर भी अगर हमारी इक्वेशन के अंदर, हमारे क्वेश्चन के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो, तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि वो आपके किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होगा कि जो हमारा पदार्थ होगा उसके जो रासायनिक गुण थे पहले, उसमें चेंज आ जाएगा। यानी अब जो नया हमारा उत्पाद बनेगा उसके पास में कुछ नई रासायनिक प्रॉपर्टीज होगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके पास में कुछ अलग होगी। जैसे अपन ने कल देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। जहां ऑक्सीजन आग जलाने में हेल्पफुल है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में हेल्पफुल थी। ऐसे ही H2O जो है हमारा जल बन रहा था जब H2O2 मिल रहा था, वही H2O2 मिलकर के हमारा H2O2 बना रहे थे, जिसे अपन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है ना। तो ये सब केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। इसके बाद में आप पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, आगे लिखेंगे जितने भी यौगिकों का निर्माण होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रासायनिक परिवर्तन यौगिकों में ही होता है। तो यौगिकों का जो निर्माण होता है, वो यौगिकों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में हमारे दहन की जो प्रक्रिया होती है, यानी किसी वस्तु को जलाने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम किसी वस्तु को जला रहे हैं तो वो भी एक हमारा केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो। और इसी के साथ में यहाँ पर मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, तो वो लिख लेना आप। और यहाँ आप लिखेंगे ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन। ये जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण या अपचयन की, वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का ही उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, भौतिक परिवर्तन से कैसे अलग है, अब हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अगर जो है इसका हम कंपैरिजन करना चाहें तो आप इधर देखिएगा, 1-2 मिनट में कुछ करना चाहता हूं आज। ये 1 मिनट है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, ये 1 मिनट मैं इसको दोनों को साथ में लाने की सोच रहा हूँ, अगर होता है तो मैं करता हूँ ट्राई। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। अगर होगा तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैं दोनों को साथ में लेकर के आना चाहता हूँ एक्चुअली। अच्छा, नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देते हैं ना। अच्छा, है जी, देखिएगा ना अभी। 1 मिनट, इसको जस्ट मैं चेक कर रहा हूं एक बार। चाहिए इसमें खुलेगा नहीं मतलब, चलो चलो कोई नहीं, नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन में हम क्या देख रहे थे, भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता था। जो एक पदार्थ होता था वही आगे जाकर के जो है किसी न किसी फॉर्म में रह रहा था, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वहीं पर अगर मैं देखूं रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमारे पास में एक नया उत्पाद बन करके आ रहा था। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या बताया था, कागज फाड़ना, कागज फाड़ा, आपको क्या मिला, कोई नया पदार्थ मिला क्या, नहीं। ओके, वही दो कागज के टुकड़े मिल गए। जबकि आप अगर रासायनिक परिवर्तन करोगे तो एक या एक से अधिक आपको जो है नए पदार्थ देखने को मिलेंगे।
रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, वहीं पर भौतिक परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ये याद रखना आप सभी, ठीक है। और इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो रासायनिक गुण होते हैं वो रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। रासायनिक गुण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जबकि भौतिक गुणों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। रासायनिक गुणों के अंदर भौतिक परिवर्तन में कोई चेंज आता है क्या, नहीं आता है। वहां क्या चेंज होता है, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। और यौगिकों का जब भी निर्माण होगा तो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन ही हुआ होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रियाएं हैं, जो आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बाद अगला टॉपिक है, तो ये जो हमारे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं हैं, ये भी एक केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। इसके बाद दहन जो होता है, जलाना किसी वस्तु को, वो भी आपका एक एग्जाम्पल होता है रासायनिक परिवर्तन का। तो मुझे उम्मीद है रासायनिक परिवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूं अब आगे की तरफ, और अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी ले लीजिए जल्दी से, है ना। फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो लिख लिया होगा अब आप आगे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं लिखवा देता हूं, और है ना। चलो, तो अब आप आगे एक पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट, कि जो हमारे अभिक्रिया में नए उत्पाद बनते हैं, अभिक्रिया में नए उत्पाद, अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, नए हमारे जो है उत्पाद बनने की, एक मिनट, बनने के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा अतिरिक्त कुछ घटनाएं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर जब आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कोई नया पदार्थ ही बनेगा। नया पदार्थ तो बनता ही है, उसके साथ साथ उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा जो है हमारे घटनाएं घटित होती है, यानी अलग से और भी कुछ फिनोमिना हो जाते हैं। अब वो फिनोमिना कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा एक बार। तो इसके अंदर आप लिखेंगे आगे ही, ठीक है। जैसे आपका ऊष्मा है, आपके प्रकाश है, आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, क्या, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसके अलावा आपके कह सकते हो आप जो है ध्वनि है, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसका, ध्वनि का उत्पन्न होना। इसके साथ साथ आपके गंध में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, और इसके साथ साथ आपका जो है रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन, और आपके गैस का बनना, गैस का बनना। ये सभी जो है हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी के सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यानी कभी अभिक्रिया हो और अभिक्रिया के अंदर अगर आपके नया पदार्थ तो बने ही, साथ ही साथ कई बार ऐसा होगा नया पदार्थ नहीं भी बनेगा, लेकिन ये घटनाएं हो रही होगी, जैसे कभी उष्मा रिलीज हो रही होगी, कभी प्रकाश की जरूरत पड़ रही होगी, कभी पराबैंगनी किरणें निकल रही होगी, कभी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जा रहा होगा, ध्वनि का उत्पन्न हो रहा होगा, ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी। कई बार कई रिएक्शंस के अंदर पट 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 पट, या जो है एकदम से जैसे एकदम कुछ चीजें फूट रही हो वैसी आवाजें उत्पन्न होती रहती है। गंध में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि आपका, आपने प्याज अगर खाया हो तो प्याज के अंदर से आपके सल्फर की जो है बदबू आती है, किसकी,
सल्फर की। अब सल्फर की अगर बदबू आ रही है तो आपका वहां पर क्या हो गया है, इसका मतलब प्याज में से बदबू आ रही है, तो प्याज का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर जो है किसी के साथ रिएक्शन हुई है और वहां अगर आपको प्याज के जैसे बदबू आ रही है, तो आप समझ जाइएगा उसमें सल्फर उपस्थित था। तो ये गंध का परिवर्तन होना, रंग में कई बार परिवर्तन आता है, जैसे आयरन सल्फेट जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो जो है हरे से नीला हो जाता है। सब एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। गैस का बनना भी कई बार जो है कई अभिक्रियाओं के अंदर, जैसे हमारे जो भी मेटल है, जो धातु है, वो धातु जब अपने H2O यानी कि जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, या किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो वहां पर जो ये हाइड्रोजन गैस निकली, इसका मतलब वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इन सभी पॉइंट के बेस पर आप रासायनिक परिवर्तन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन मतलब जो है किसी भी अभिक्रिया के अंदर भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक में रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पर रासायनिक संगठन क्या आप देखने बैठोगे वहां एग्जाम में, या एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे? एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं बैठोगे। वहां तो हमें उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या वर्ड यूज होगा तो कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे आसवन विधि, वाष्पीकरण, प्रवासन, संघनन, इन सभी का नाम आएगा तो भौतिक परिवर्तन। वैसे ही अगर कहीं पर रंग में परिवर्तन हुआ, गैस बन गई, गंध में परिवर्तन हुआ, उष्मा रिलीज हो गई, पराबैंगनी किरणें निकली या पराबैंगनी किरणों को ग्रहण किया, या फिर आपके प्रकाश का जो है जरूरत पड़ गई, ध्वनि उत्पन्न हो गई, तो आप समझ जाइएगा कि वो सभी आपके क्या है, वो सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां तक की बातें अगर आपने लिख ली है तो अब मैं इसके कुछ उदाहरण आपको लिखवाने जा रहा हूं, और वो उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे हैं हमारे उदाहरण की, और उदाहरण के अंदर आप सबसे पहला जो उदाहरण लिखेंगे वो लिखिए, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना। और दूसरा आपके आ जाता है लोहे पर जंग लगना। ये सब मैं अभी समझाऊंगा ना कैसे होते हैं। लोहे पर जंग लगना, क्योंकि जो पढ़ रहा है पहले से उसे तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है ना। तो बाकी जो नया बच्चा जुड़ता है उसको भी टेंशन होती है, पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो डरना नहीं है, सिर्फ अभी जो लिखवाया जा रहा है लिखते जाओ, पूरी क्लास देखने के बाद डिसाइड करना कि अगली क्लास में आना है या नहीं। इसके बाद किसी भी पदार्थ का, किसी पदार्थ का सड़ना। अगर कोई पदार्थ सड़ रहा है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जो केला है, सपोज करिए, केला इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास सड़ रहे हैं तो केला है सपोज करिए, उसका छिलका आपने उतारा। अब वो छिलका जब पहली बार आपने एकदम ताजा केला लाया तो एकदम पीला पट होता है ना, एकदम पीला पट। समझ में आई बात? और पीलो पट केलो जो है अपने का वेरो है, वो केला भी धीरे धीरे पड़ा पड़ा ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट होता है, और आखिरकार वो सड़ करके पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ये चेंज कौन सा हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब ये केले का सड़ना आपको जो है कहीं पर भी नहीं दिखेगा एग्जाम्पल तो, लेकिन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना, कोई भी पदार्थ सड़ रहा है तो याद रख लेना कि वो एक केमिकल चेंज का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। फिर चाहे आलू सड़ रहा हो, चाहे प्याज सड़ रही हो, चाहे आपका कटी हुई सेब सड़ रही हो, चाहे आपका दूधिया कट रहा हो, चाहे आपके राबोड़ी खराब हो रही हो, चाहे आपके मारवाड़ी में क्या होगा टमाटो खराब रहते हुए, मतलब टमाटर, कोई भी हो, जो चेंज आ रहा है वो सभी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है चौथे नंबर पर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, वो हो जाएगा भोजन जो है उसका पचना। भोजन का पचना यानी जो आप ये खाना खाते हो वो पचता भी तो है शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर तो आपको सबको पता है केमिकल रिएक्शन होती ही है ना। तो वो सब उसके अंदर जो है HCl वगैरह मिलता है ना, आपको पता है ना, अग्नाशय ग्रंथि में जाकर के अग्नाशय रस मिलता है ना, पित्त रस मिलता है ना। तो वो सब भोजन का पचने की पूरी अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है।
पांचवा आपका एग्जाम्पल आ जाएगा पटाखे जलाना। जितने भी पटाखे आप जलाते हो वो सभी पटाखे को जलना या पटाखों को जलाना आपका किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? तो ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद में भोजन का पाचन तो हो चुका है, सॉरी एक मिनट। और इसके बाद में आपके आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि आपके पेड़ पौधों में होती है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से ही मानव के जीवित रहने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी गैस है ऑक्सीजन, वो जो है हमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बाद में ही मिलती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना इसलिए रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दूध जो है एक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो बाद में जाकर के दही में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा ठोस बन जाता है। तो किसी को लगेगा ये अवस्था परिवर्तन है, लेकिन बेटा ये अवस्था परिवर्तन के साथ साथ दूध का दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो उपयोगी होता है, और वो क्या कर देता है, इसके रासायनिक गुणों के अंदर भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है वो, इसीलिए हमारा दूध किसका एग्जाम्पल है? दूध का जो दही बनना है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो दूध का दही बनना एग्जाम्पल हो जाएगा आपके किसका? अरे दूध का दही बनना एग्जाम्पल हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है या कोई भी मेटल हो, वो जब लगातार ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के कांटेक्ट में आता है पानी और ऑक्सीजन के, तो उससे क्या होता है, वो सड़ना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे चांदी के ऊपर काले रंग की या हरे हरा हरा थोड़ा सा कलर की जो है लेयर बन जाती है, कॉपर के ऊपर लेयर बन जाती है, वैसे ही लोहे के ऊपर भी जो लेयर बनती है उसे कहते हैं लोहे पर जंग लगना। और जो ये जंग लगता है वो लोहा नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये चीज जो है मैं आगे पूरा ये प्रोसेस अभी आगे समझाऊंगा, लोहे पर जंग लगने का कौन सी अभिक्रिया होगी, कैसे होगी, तो वहां ये बता दूंगा। और ठीक इसके बाद में कोई भी पदार्थ हो उसका अगर सड़ने की प्रक्रिया हो रही है तो सड़ना आपका किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना भी आपका क्या है? तो भोजन का पचना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखे जो होते हैं उनका जलना भी आपका एक किसका एग्जाम्पल है? तो वो भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे मैंने उसके अंदर बताया था काटना फाड़ना भौतिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा 99%, वैसे ही आपका पचना, जलना, सड़ना, ये बनना, ये सब जब भी वर्ड आ रहे हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन होने के चांसेस है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही कोई नई चीज बनेगी तो बनना वर्ड आएगा, कहीं पर सड़ेगी तो सड़ना वर्ड आएगा, कहीं पर जो है पचने की बात होगी तो पचना वर्ड आ जाएगा, कहीं पर भी जो है आपकी क्या होगा, जलाना होगा, जैसे मोमबत्ती जलाना भी दोनों का एग्जाम्पल है। वैसे कागज जलाना, पटाखे जलाना, ये सब जलाने के जो एग्जाम्पल है वो किसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे? तो आपके सॉरी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। इसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस चुका होगा। और आपको ये एग्जाम्पल अगर फिर भी देखो, वैसे तो मैंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अब आपके सामने ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं इसके अलावा भी कोई आ गया तो कर लोगे, पर फिर भी जितने एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं उसमें मैंने 10 एग्जाम्पल लिखवा दिए, इसमें मैंने टोटल 6 एग्जाम्पल लिखवा दिए, और भी आगे जो है बताता रहूंगा। तो अगर इन एग्जाम्पल में से कुछ आता है तो कम से कम ये तो गलत मत करना। वैसे ये सब आ चुके हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना आपके जैसे कि कागज को काटने वाला आया था ना, वैसे ही लोहे पर जंग लगना भी 2018 के एलटीसी के पेपर में आ चुका है। एक मोमबत्ती वाला जो मैं लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो वो पूरी तरह से आप जो है आज आपके सामने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो वो जो है आगे बताऊंगा। पर मोमबत्ती का पिघलना या मोमबत्ती का जलना भी आपके एग्जाम्पल आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको आप जल्दी से अब जो है नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ लोहे पर जंग लगना। मेहंदी से जो अपने हाथों पर कलर आ जाता है ना, मेहंदी लगाने से। अभी काजली तीज आ रही है तो आपको पता ही है, महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाएगी, तो उसका और ये सब चीजें जो है आपके किस प्रोसेस के अंतर्गत आती है, ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जल्दी लिखिएगा आप, और लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लिया हो तो आगे बढ़े, चलिए। तो अब जो है अपन बात करते हैं अपने लोहे पर जंग लगने की। तो लिखिएगा अब आप आगे प्रोसेस। एक मिनट, है ना, ये वाइट, ये येलो, ठीक है। अब लिखिएगा लोहे पर जंग लगना। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? लोहे पर जंग लगने का जो प्रोसेस है, लोहा जो होता है उसके ऊपर जो जंग लगता है, वो कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या अभिक्रिया होती है, वो पूरी चीजें पढ़ने वाला हूं। क्योंकि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन एक छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि अच्छे अच्छों से सॉल्व नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड बताए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, वो सीखना, क्योंकि एग्जाम्पल हर बार हर एग्जाम में नया देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, आप लिखेंगे लोहे के ऊपर जंग लगने में, तो लोहा या लोहे को आर्द्र वातावरण। आर्द्र वातावरण का मतलब है जहां पर हवा भी हो, और हवा के साथ में थोड़ी सी आपके जल की मात्रा H2O जो है वो भी मिक्स में हो। समझ में आई बात? तो लोहे को आर्द्र वातावरण में, आर्द्र वातावरण में रखने पर, आर्द्र वातावरण में रखने पर जंग लगता है, रखने पर जंग लगता है। ठीक है, लोहे को जब आर्द्र वातावरण में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग लगता है। और इसके लिए कंडीशन जो है वो जरूर याद रखना। कंडीशन ये है कि आपका केवल और केवल आर्द्र होने का मतलब ये हुआ कि जल व वायु, है ना, दोनों अनिवार्य हैं। केवल और केवल वायु के कांटेक्ट में आने पर भी कुछ नहीं होगा, और केवल जल के कांटेक्ट में आने पर भी कुछ नहीं होगा। तो जल और वायु दोनों का होना जरूरी है। आर्द्र वातावरण का मीनिंग ये है। ठीक है, तो लोहे पर जंग कब लगेगा? जब आपके पास में वायु और जल दोनों के कांटेक्ट में एक साथ लोहा आता है, तब उसके ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये भी कई बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये जो जंग होता है क्या वो लोहा होता है? तो बिल्कुल नहीं, जंग जो है वो आपका लोहा नहीं होता है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो हमारा ये जंग है, ये जंग लोहे का जो है भाग नहीं होता है, या फिर ये जो है लोहा नहीं होता है। ठीक है ना? कई बार हमें ये लगता है कि भाई जब इसके ऊपर ही लग रहा है तो हो सकता है कि ये भी लोहा ही होता हो, पर ऐसा नहीं है, ये लोहा नहीं होता। ठीक, चलो। अब ये जो है इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है? तो Fe, जिसे अपन आयरन कहते हैं, लोहा, प्लस इसके साथ में कौन आएगा? एक तो मिलेगा H2O। H2O के साथ में क्या चाहिए? O2, क्योंकि मैंने क्या बोला? जल और वायु दोनों। तो H2O जल और O2 ऑक्सीजन यानी वायु। जब इन तीनों की अभिक्रिया होती है तो बनता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। और ये जो Fe2O3 है, यही हमारा क्या है? जंग होता है। और इसे अपन कहते हैं क्या? आयरन ऑक्साइड। लिखिएगा, आयरन ऑक्साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये सब चीजें समझ में आ रही होगी कि लोहे पर जंग लगना एक छोटा सा प्रोसेस जरूर है। कि लोहे पर जंग कब लगता है? बोले वायु और उसके कांटेक्ट में आ गया। लेकिन एग्जाम में अगर ये आ गई अभिक्रिया, तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल होगी? तो ये अभिक्रिया एग्जाम्पल होगी रासायनिक परिवर्तन का।
तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, कंडीशन जल और वायु दोनों एक साथ होने जरूरी है। और जंग जो है वो लोहे का भाग नहीं होता या लोहा नहीं होता है। Fe प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं Fe2O3, जिसे अपन जंग कहते हैं। आयरन ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। समझ में आ गई बात। कई बार इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर जो ये F2O है, इसके अंदर हमारे पास, मैं इसका जो है वर्गीकरण बता रहा हूं क्योंकि ये अपने को सीखना ही है। ये जो Fe2O3 है ना, इस Fe2O3 के अंदर जो ये आयरन है, ये आयरन आपका +3 स्टेज के अंदर होता है। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि आयरन के पास दो स्टेट्स होती हैं, एक +2 की, एक +3 की। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आयरन कौन सी स्टेज के अंदर है, स्टेट है इसकी या वैलेंसी कौन सी है इसकी, +3 वाली। तो आयरन यहाँ पर +3 यूज किया जाता है, तो हम इसे फेरिक ऑक्साइड कहेंगे वैसे तो। ठीक है, पर इतना ज्यादा आपको याद नहीं रहे तो चलेगा। पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर जो हमारा आयरन है वो +3 वाला यूज होता है, +2 वाला यूज नहीं होता। ये +3 +2 क्या होते हैं, ये चीजें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा, कब +2 आती है कब +3 आती है। पर याद रखना आयरन के अंदर कौन सी होती है, +3। कौन सी होती है, +3। क्लियर। चलो, अब इसके बाद में हमें जो है जंग से अगर बचाना भी तो पड़ता है भाई, है ना। तो अब अगर मैं जंग से बचाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट छोटा करके ऊपर शिफ्ट करता हूं। ठीक, अब लिखिएगा आप आगे। तो अब आपका आगे लिखेंगे, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए अगर किसी वस्तु को हमें क्या करना है, जंग से बचाना है, कोई लोहे की वस्तु है उसको जंग से बचाना है, तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो लोहे पर पेंट करना चाहिए। तो लोहे पर पेंट, इसके अलावा लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस घिसना चाहिए। अभी एग्जांपल भी दूंगा कहाँ कैसे यूज होता है। इसके अलावा जो जस्ता होता है जिसे अपन जिंक कहेंगे, Zn, उस जस्ता या फिर आपके क्रोमियम Cr, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख लिया। देखो, जस्ता यानी जिंक Zn और आपका क्रोमियम Cr का या की परत चढ़ानी चाहिए, की परत, की परत चढ़ानी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो अगर आपके जंग से बचाने हैं हमें लोहे की वस्तु को, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर या तो पेंट कर देंगे यानी कोई भी कलर कर देंगे, लाल पीला काला नीला हरा चमकलिया, जो भी आपको इच्छा करे ना, गेट वगैरह पे आप देखते ही हो। या फिर ग्रीस यूज करना चाहिए। तो ग्रीस बेसिकली कहाँ यूज होता है, तो जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, हमारा ये जैसे पंखा चल रहा है या जो भी हमारे आसपास में जो हमें छोटी मोटी हमारे घर में लोहे की वस्तुएं यूज करते हैं ना, अगर वो चलने वाली वस्तु है तो उसके अंदर ग्रीस लगा हुआ हो रहेगा। आप चाहें तो देखेंगे तो जितने भी अपने जेसीबी वगैरह है उसके अंदर पार्ट्स में लगा रहता है। बाइक के ब्रेक पर देखो, क्लच पर देखो, साइकिल की चेन में देखो, बाइक की चेन में देखो, वहां सभी जगह ग्रीस इसीलिए लगाया जाता है ताकि एक तो साइकिल स्मूथली चले और जो चेन है उसके अंदर किसी भी प्रकार से लोहे की जंग नहीं लगे। ठीक है, इसके अलावा जस्ते या फिर क्रोमियम का लेप भी आप कर सकते हो। इस जस्ते जो है ना, जस्ता जिसे अपन Zn कह रहे हैं, जिंक, इसके लेप करने के प्रोसेस को अपन यसद लेपन कहते हैं, जो मैं अभी आगे आपको लिखवा रहा हूं। तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो, अब आप लिखेंगे आगे, यसद लेपन, यसद लेपन।
और यसद लेपन को इंग्लिश वाले लिख सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कह सकते हो आप? गैल्वेनाइजेशन कह सकते हो। तो अगर इंग्लिश मीडियम का कोई है तो लिख सकता है गैल्वेनाइजेशन। और अब लिखेंगे लोहे पर जिंक यानी जेडन की परत चढ़ाना। ठीक है, तो लोहे के ऊपर यानी लोहे की वस्तुओं के ऊपर जब हम किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? यसद लेपन कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और आपको बता दूं, ऐसा ही एक अपन आगे प्रोसेस देखेंगे, वोल्केनाइजेशन, या फिर जिसे अपन है हिंदी में कहते हैं रबड़ीकरण। और वो आपका जो है किसके अंदर पता है? आरएएस मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि यसद लेपन का मतलब है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। जिंक का मतलब है जेडन, जस्ता। तो जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है लोहे पर, उसे अपन यसद लेपन कहते हैं। और ये क्या काम करता है? तो ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। यानी लोहे का जो है हम क्या कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, संरक्षण करते हैं इसके माध्यम से। ठीक, चलो इसके बाद में आगे आप जो है और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कटे हुए सेब, जो कटी हुई एप्पल होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो कटे हुए सेब को वायु में वायु में खुला छोड़ने पर खुला छोड़ने पर कटी हुई कटी हुई सेब कटी हुई सेब जो है उस पर आयरन, क्या? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? आयरन ऑक्साइड की जो परत है वो जमा हो जाती है। और वो जमा होने से क्या होता है? तो जमा हो जाती है और जिससे सतह लाल भूरी दिखती है। लाल भूरी रंग की दिखाई देती है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास में सेब है, उस सेब का अगर हम कटा हुआ भाग खुला छोड़ देते हैं, तो कटे हुए भाग को खुला छोड़ देने पर क्या होगा? उसके ऊपर कटे हुए भाग पर आयरन ऑक्साइड की परत जमती है। मेन ये नाम है, किसकी परत जमती है? आयरन ऑक्साइड की परत जो है वो जम जाती है। क्योंकि आपको पता होगा सेब हम खाते ही इसलिए हैं ज्यादातर क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से क्या होगा? आयरन ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जम जाती है। समझ में आ गई बात? और आयरन ऑक्साइड की अगर परत जमी है तो आयरन ऑक्साइड का मतलब तो हुआ एक तरह से जंग। और जंग कैसा होता है? लाल भूरे कलर का। तो बस वो जंग ही लग रहा है एक तरह से, ठीक है ना? तो लोहे पर जंग लगना या फिर सेब का लाल भूरा दिखना एक ही बात है। वहां पर भी आयरन ऑक्साइड बनता है, यहां पर भी सेब की परत पर आयरन ऑक्साइड ही जमता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है जो मेहंदी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं अब। तो मेहंदी आप लोगों को पता होगा, जैसे ही हाथ पर लगाई जाती है तो कई बार कोई मेहंदी काला कलर छोड़ती है, कोई लाल रंग छोड़ती है, कई बार फीका कलर आता है, कई बार गहरा कलर आता है। वो सब डिपेंड करता है हमारे हाथ के ऊपर लगाई गई मेहंदी के अंदर उपस्थित कौन से पदार्थ हैं। जैसे जनरली मेहंदी के अंदर क्या क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे मेहंदी में क्यूनॉन,
क्या होता है, एक तो हमारा मेहंदी में क्यूनोन होता है और एक होता है नेफ्थाफ्लिन। क्या? नेफ्था क्यूनो। ठीक है, नेफ्था क्यूनो, नेफ्था क्यूनो तथा नेफ्था क्यूनो तथा लासोन। क्या? लासोन जैसे प्रमुख, देखो मेहंदी में क्यूनोन, नेफ्था क्यूनो और लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, मेहंदी के अंदर जो है क्यूनोन है, अपना नेप्था क्यूनोन है, लासोन है, इस टाइप के कुछ केमिकल जो है उपस्थित रहते हैं। और इसमें फिर क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये जो लासोन है, कौन? लासोन, ये लासोन स्वयं यानी खुद जो है क्या करता है, रंगहीन होता है। अभी देखना आगे एक चीज आएगी काम की, रंगहीन होता है। क्या होता है? लासोन तो रंगहीन होता है, लेकिन ये रंगहीन होने के साथ जैसे ही रंगहीन होता है, किंतु ये जब वायु व सूर्य के प्रकाश, वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में यानी कांटेक्ट में आने पर लाल, एक मिनट है ना, ये थोड़ा सा मैं पहले इसको छोटा कर रहा हूं, एक ही जगह लिखना चाहता हूं इसलिए, वरना तो अपने पास पेज तो बहुत सारे हैं पर क्या काम के, है ना। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो, वैसे भी आपने लिख तो लिया ही है ना सभी ने, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ये लो। अरे हाँ ठीक है, इधर ही है ना, मतलब ये देखो अब। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पेन को भी छोटा कर देता हूं ताकि अच्छे से लिखा जाए। हाँ, अब देखिए मेहंदी के अंदर क्यूनोन है, नेफ्था क्यूनोन है, लासोन है, इसके जैसे जो प्रमुख पदार्थ उपस्थित रहते हैं। फिर इसके अंदर जो ये लासोन है, ये लासोन खुद तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ये जैसे ही हमारी वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है, संपर्क में आने पर लाल रंग, क्या करता है, लाल रंग का यानी लाल रेड कलर का, लाल रंग का एक क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। ये याद रखने वाली बात है यहां पर कि जो ये लासोन है, ये लासोन खुद तो कलरलेस है, इसके पास में कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वायु और सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ये एक यौगिक का निर्माण करता है और वो यौगिक लाल रंग का होता है। और इसीलिए हमारे हाथों पर जो मेहंदी लगाई जाती है, या जो महिला अभी काजली तीज आ रही है तब लगाएगी, तो हाथों पर क्या हो जाता है, वो पूरा हाथ या पैर जहां भी लगा रहे हो उसको लाल कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये अब जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मेहंदी जो है हमारे दिखती तो एकदम भूरे भूरे कलर की या ब्लैकिश कलर की होती है, और हाथ पे लगाने के बाद सुबह धोते ही वो कैसे जो है लाल कलर में कन्वर्ट होती है, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, तो ये एक बार जो है आप सभी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, क्यूनोन होता है, नेफ्था क्यूनोन होता है और लासोन होता है। मुझे पूरी जो है उम्मीद है या पूरा विश्वास है कि इस लेवल के एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेंगे कहीं बेटा। ठीक है, और ये जो लासोन है ये क्या रंग वाला होता है, तो ये रंगहीन होता है सर, कोई रंग नहीं होता। फिर ये डेवलप क्या करता है, लाल रंग को डेवलप करता है, किसके परजेंस में, तो वायु और सूर्य के प्रकाश के परजेंस में ये जो है लाल रंग का एक यौगिक बनाता है, और उसी से मेहंदी का फिर लाल रंग अपने हाथों पर जमता है। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ।
जल्दी से आप लिख लेंगे इसको एक बार, जल्दी से लिख लेंगे, जल्दी से, है ना, जल्दी से लिख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके अलावा एक जो एग्जाम्पल आपके आ चुका है एग्जाम में, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब वो रिएक्शन डायरेक्ट आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो आपके एक आई थी डायरेक्ट रिएक्शन कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है आपके किसके साथ में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या बनता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ में आपका रिलीज होता है H2O, ठीक। और इसमें कौन क्या है वो देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो पता ही है सभी को, अगर लिखना चाहो तो फिर भी लिख लेना, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को नाम ही नहीं पता होते हैं, याद नहीं कर पाते, फिर वो बोलते रहते हैं CO2 CaOH होल ट्वाइस गिव्स यू CaCO3 प्लस H2O। ऐसे याद नहीं होगी, ऐसे याद रखनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन कहते हैं क्या, तो इसे अपन कहते हैं चूने का पानी। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ चूना। चूना लगाना, लगाते हो ना चूना तुम भी, है ना, वो चूना। हाँ, तो चूने का पानी, और फिर ये देगा क्या अपने को, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि आपका मार्बल। तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है, जल है। आपको बता दूं कि जब अपने इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन चूने के पानी से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। और जो ये जल होता है ना बेटा, ये, भाई दोस्त बोल देता हूं क्योंकि एक जगह मैं लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चा बोल दिया मेरे को कि सर बेटा मत बोलो, है ना, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तब से भी दोस्त बोलना स्टार्ट किया। तो जो ये जल है ना दोस्तों, ये जल आपका दूधिया कलर का होता है। कैसा होता है, दूधिया कलर का होता है। और जाकर के LDC 2018 का पेपर उठा लेना, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर ये क्वेश्चन जो है ये तो आप अब बता रहे हो, अरे भाई अभी नहीं बता रहा, नोट्स जो है पहले वाले में भी मैंने ये रिएक्शन लिखवाई थी, वहां भी बताया था, देख लेना जा करके। तो ये रिएक्शन आई हुई है डायरेक्ट, ये दूधिया कलर जो मिलता है वो किस वजह से मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मीनिंग ही क्या है आपका, मार्बल। और मार्बल कैसी होती है बेटा, मैं सॉरी दोस्तों, मार्बल कैसी होती है, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में यहीं तक रखूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी मुझे लगता है 40 से 45 मिनट की हो चुकी होगी। तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। बाकी सब आप खुद जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।